एक्सप्लेन कर दिया था। थोड़ा सा मैं इसमें स्पीड चलूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास 12th में लगभग सभी बच्चों का पढ़ा हुआ होता है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका देखो सिनॉप्सिस क्या 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 पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ना है, ये पढ़ना है मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है फियोल और टेलर के, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, ये इसका कंटेंट है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो इतना पढ़ चुके हो कि मैनेजमेंट का मतलब तो तुमको समझ आ ही गया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ, पहले तो आप वो पढ़ दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। Every individual person has to manage his individual problem. It is more common in group life as we found it in business, factory, school, hospital, trade union, as well as in the government. All organizations have some program or method for achieving their goal. Organization must acquire and allocate the resources necessary to achieve their goal. पहले ये टिक कर दो, कर दिए। फिर नीचे डिजाइन को टिक करना, मैनेजर्स एट एवरी लेवल प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल देयर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर का ही काम होता है कि हर लेवल पे प्लानिंग करे, हर लेवल मतलब टॉप, मिडिल, लोअर, प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, लीडिंग करे मतलब डायरेक्टिंग करे और कंट्रोलिंग करे। मैनेजर में भी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर्स एंड कंट्रोलर। जो मैनेजर होते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन को पूरा प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। Next, management is a distinct function, so it can be separately studied. It consists of some basic and interrelated activity. It is a way of discipline which adds effectiveness to human effort and bring order to them. पहले ये लाइन को टिक कर दो। मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है, इसकी स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे एफर्ट्स में इफेक्टिवनेस लाता है। हो गया, इतना क्लियर है कि नहीं है, ये बोलो। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आप टिक करो। मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड एंड grown in leaps and bound from a nearly insignificant topic in a previous century to one of the integral part of our age and economy. पहले मैनेजमेंट पे उतना लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ है। The period between 1700 and 1850 is highlighted by the Industrial Revolution and writings of classic economists. 1700 से लेकर 1850 वो पीरियड था जब मैनेजमेंट को क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चालू हो गई, याद रखना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, मैनेजमेंट के रूल यूनिवर्सल है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो मैनेजमेंट के रूल लगते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने के लिए सबको मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करने होते ही है। हमेशा याद रखो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया भी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। ऑपरेटिव लेवल कंसिस्ट ऑफ मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड सुपरवाइजर एंड फोरमैन। The level of management is depend on the size of the organization. कितने लेवल बनाना ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन है कितनी बड़ी। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब नीचे आते हैं डेफिनेशन पे, तो अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं। जैसे एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है मैनेजमेंट की जो आगा हसन अबेदी ने दी है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, बट रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। ठीक है, पहले तो ये याद रखो, कन्वेंशनल डेफिनेशन ये कि लोगों से काम करवा देना मैनेजमेंट है। ठीक है, पर रियल मैनेजमेंट वही होता है जहां काम करा करा के लोगों को डेवलप किया जाए, ऐसा आगा हसन अबेदी ने कहा। ठीक, द पर्सन हु डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ द अदर इज नोन एज मैनेजर। जो दूसरों से काम करवाए वो मैनेजर। फिर हिक्स ने अपनी डेफिनेशन दी है, मैसी ने दी है, कुंज एंड ओडोनल ने दी है, जॉर्ज टेरी ने दी है, हेनरी फेयोल ने, ड्रकर ने दी है, लॉरेंस ने दी है। आपको ये डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपको पढ़ना है। ठीक, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार रीड करना है कि ऑथर ने क्या कहा है, बन जाएगा आपसे। यस सर। ठीक, अब जो हमारे काम की उस पर आते हैं। मैरी पार्कर फॉजेट ने क्या कहा है, तो मैनेजमेंट हैज बीन कॉल्ड एज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवाना जो है वो मैनेजमेंट है, मैरी पार्कर फॉजेट ने कहा है। फर्दर मैनेजमेंट की एक मॉडर्न डेफिनेशन भी है जो बोलती है कि मैनेजमेंट आज की डेट में एक प्रोसेस है।
एक प्रोसेस है जहाँ ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं इस तरह से कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव जब अचीव होता है तो हम इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिवली भी हो और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव एफिशिएंटली भी हो। ये हमने अभी भी पढ़ा हुआ था, हमको क्लियर है ये? Yes, sir. आगे आते हैं, मैनेजमेंट किस डिसिप्लिन से जुड़ता है? क्या ये साइंस है, क्या ये आर्ट है, क्या ये प्रोफेशन है? तो जैसे हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी में होता है। मतलब अगर आपको कहीं रिसर्च करना हो तो साइंस काम आता है। साइंस में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, थ्योरी होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का बेस होता है, मतलब हर चीज का रीजन ढूंढता है। तो सवाल ये है कि मैनेजमेंट साइंस है क्या? तो जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि मैनेजमेंट Management पूरी तरह science and social science. साइंस है। ये ऐसे हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट कैसी साइंस है? सोशल साइंस है। कैसी साइंस है? Social science. सोशल साइंस। साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस के कुछ फीचर्स हैं, जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। साइंस के जो रूल है वो ट्रूथ पर बेस होते हैं, तो पूरी दुनिया में एक जैसे अप्लाई होते हैं। और अगर आप बात करोगे मैनेजमेंट के रूल भी वैसे ही पूरी दुनिया में अप्लाई हो तो जरूरी नहीं है वो चेंज होते हैं। सिमिलरली साइंस में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, पर किस पे? लोगों पे। देन साइंस कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स चलते हैं। उसके बाद वैलिडिटी की बात करते हैं। साइंस के प्रिंसिपल को आप कहीं भी टेस्ट करो एक जैसा रिजल्ट देंगे, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक जैसा रिजल्ट दे जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर रिपीट करूं कि समझ आ गया मैनेजमेंट एज साइंस? Sir, आगे समझ. देन मैनेजमेंट एज आर्ट की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट है। कभी भी याद रखना, कोई चीज आर्ट तब कहलाती है जब आप उसका प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो, फिर आप उसका पर्सनल स्किल अप्लाई करते हो, मतलब खुद से उस चीज को करके देखते हो। करते करते क्या होता है, आपको क्रिएटिविटी आ जाती है, आप कुछ नया करने की सोचने लग जाते हो और आप परफेक्ट हो जाते हो। जैसे मैं बात करूं, मुझे खाना बनाना पसंद है, खाना बनाना एक आर्ट है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगा? रेसिपी बुक से मिलेगा। अब जब नॉलेज मिल जाएगा तो मुझे पर्सनल स्किल अपनाना पड़ेगा, मतलब खुद खाना बना के देखना होगा। बनाते बनाते मेरे अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी और एक टाइम आएगा कि खाना बनाने में परफेक्ट हो जाऊंगा। सेम मैनेजमेंट में वही है। मैनेजमेंट का लोग पहले नॉलेज देते हैं, फिर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को अप्लाई करके देखते हैं, फिर उनमें क्रिएटिविटी आती जाती है और एक टाइम तक परफेक्ट हो जाते हैं, और एट लास्ट जो उनका गोल है वो क्या हो जाता है? अचीव हो जाता है। तो इससे आपको क्या समझ आना चाहिए? वो ये समझ आना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। बस फर्क इतना सा है कि आर्ट कंप्लीट आर्ट है और साइंस जो है इनएग्जैक्ट साइंस है। तो ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़िए। द अबव मेंशन पॉइंट्स क्लियरली रिवील्स दैट मैनेजमेंट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. It is considered as a science because it is an organized body of knowledge which contains certain universal truth. It is called art because managing requires certain skill which are personal possession of the manager. Science provide the knowledge and art deals with application of knowledge. अब बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं? देखो, साइंस Yes, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करती है, और आर्ट में स्किल्स की बात होती है। साइंस नॉलेज देता है, आर्ट उसको अप्लाई करवाता है, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट भी और साथ साथ क्या है? साइंस भी है, ठीक है। ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा सर. देन आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अगर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करें तो मैनेजमेंट अभी ग्रोइंग प्रोफेशन है, पूरी तरह से प्रोफेशन माना नहीं है। प्रोफेशन के लिए जरूरी क्या है? सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होना सबसे पहले, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल टीचिंग होती है, फॉर्मल टीचिंग होती है। देन यहाँ पर क्या होता है? एक स्कोप होता है जहाँ पर आप अपने स्किल का यूज करके कंसल्टेंसी दे सकते हो। प्रोफेशनल्स अक्सर कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक। इन कंसल्टेंट्स की अपनी एसोसिएशन होती है, प्रोफेशनल्स की एसोसिएशन होती है। प्रोफेशनल्स का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर अभी भी मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट ग्रोइंग प्रोफेशन है, पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बना है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे। जैसे कि आप जानते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मेनली दो ही पढ़े जाते हैं। एक पढ़ा जाता है FW टेलर का, और दूसरा पढ़ा जाता है हेनरी फ्योल का। जो हमारे FW टेलर है इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं हम एफडब्ल्यू टेलर को, और हेनरी फ्यूल को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो एफडब्ल्यू टेलर। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, तो आप बोलोगे हेनरी फ्यूल। पहले तो ये बात आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? अब इस पे आते हैं एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल पे। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैज बीन एक्सेप्टेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, who for the first time proved through experiment that scientific methodology can be applied to the field of management. A scientific process consists of observation, analysis, experimentation, and generalization. Taylor wanted to introduce these elements into management as to establish causal relation between effort and result. लाइन समझा दे रहा हूँ। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में साइंटिफिक मेथड्स लाए। जैसे कि मैनेजमेंट एक करने वाली एक्टिविटी होती थी, उसमें ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन और जनरलाइजेशन, मतलब रूल्स को कॉमन बना देना, ये सब नहीं होता था। ये सब फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने किया है। ठीक है, तो अगर प्रिसाइज होके बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, इसमें बेसिकली हर चीज रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, तो इस पे कई तरह के रूल्स निकल कर आए, जैसे रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ साइंस से। रूल ऑफ थंब मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुक्का चलाना, उसको रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ साइंस से कि अगर आज की डेट में कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो। दूसरा, इसमें हार्मनी की बात की गई है कि सारी एक्टिविटी, सारे इंडिविजुअल मिलकर काम करेंगे, डिस्कॉर्ड में काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। देन यहाँ कोऑपरेशन की बात की गई है कि सारे वर्कर्स के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, देन प्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। वर्कर्स की ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी फुल एक्सटेंट तक। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन देना चाहिए और वर्क का बराबर डिवीजन होना चाहिए। ये सारी चीजें टेलर ने कही है। एक बार आप रीड कर दो, आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको आप रीड कर दो। क्लियर है? हाउएवर टेलर के थ्योरी के कई क्रिटिसिज्म भी है। जैसे टेलर सिर्फ फैक्ट्री मैनेजमेंट से डील करते हैं, बाकी ऑफिसेस में अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, देन इन्होंने प्लानिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया, इसलिए इनके कंसेप्ट को मिसलीडिंग माना जाता है। इन्होंने इंजीनियरिंग साइड पे ज्यादा फोकस किया, प्रोडक्शन वर्क पे ज्यादा फोकस किया है। इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी फंक्शनल फोरमैनशिप की, जहाँ फोरमैन के वर्क को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता था और उससे कोई खास इंप्रूवमेंट आया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे ये ह्यूमंस को मशीन की तरह समझते थे। ठीक, इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज भी उतना बेहतर काम नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे बेनिफिट्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। ठीक, उसके बाद ये डाउटफुल था कि इनकी थ्योरी लगा के स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। देन ये एक एंटी सोशल मेजर माना गया क्योंकि ये सिर्फ एफिशिएंट वर्कर पे फोकस करता था, इनएफिशिएंट पे फोकस नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट, इनका कहना था किसी भी काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढो, तो दुनिया में किसी भी काम को करने के 1000 तरीके, बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट, इनका जो किया गया काम है साइंटिफिक मैनेजमेंट ना बोलकर साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट किया जाता है कि मैनेजमेंट और साइंटिफिक अप्रोच रखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ, तुमको ये कितना क्लियर? मैंने थोड़ा पर एफडब्ल्यू टेलर आपको समझ आ गया? फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम 12th में सब पढ़ चुके हैं। पूरा पढ़ चुके हैं सर। उसके बाद फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स आते हैं। भाई फेयोल कौन है? इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है और इन्होंने 14 प्रिंसिपल निकाले हैं। जैसे इनका पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क है। इनका कहना है ये स्पेशलाइजेशन बेसिस पे लोगों को काम दो, वर्क को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दो। दूसरा इनका प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यहाँ पे अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू गिव ऑर्डर, लोगों से काम करवाना, आदेश देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीफुलनेस होता है कि अगर आपको काम दिया गया तो आपको पूरा करके देना होगा। तो जरूरी है कि जितना अथॉरिटी हो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के बीच पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी मतलब बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरिटी, बैलेंस। तीसरा इन्होंने प्रिंसिपल बनाया डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि डिसिप्लिन बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। अच्छे सुपरवाइजर चाहिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर कोई बात ना माने तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दो। क्या लगा दो? पेनल्टी।
फिर यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस वन कमांड की बात करता है कि एक सुपीरियर सिर्फ एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ तो मैं सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर दूंगा, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं दूंगा। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल जो बोलता है कि एक ग्रुप को एक ही प्लान पे आगे बढ़ना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये कहता है कि जब आप ग्रुप में होते हो तो अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में सोचो। रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अच्छी खासी दें। जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल बोलता है कि सारी पावर्स को आपको अपने पास होल्ड करके रखना होता है। स्केलर चेन वो चेन है जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बनाती है, जहां पे रैंक्स डिसाइड होते हैं कि हायर रैंक पे कौन है, लोअर रैंक पे कौन है। ऑर्डर का प्रिंसिपल बोलता है हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग बराबर हैं। स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आप कहीं वर्क कर रहे हो तो आपका जॉब पीरियड स्टेबल हो जाना चाहिए ताकि आप बिना डर के काम कर सको। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ये बोलता है बेसिकली कि मैनेजर्स को खुद इनिशिएट देना चाहिए, वो आगे बढ़ेंगे तो वर्कर भी आगे बढ़ेंगे। और एस्पिरिट डी कॉर्प बेसिकली ये कहता है कि एक टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। ये है पूरे 14 प्रिंसिपल। और बताना पड़ेगा कि समझते हैं? बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। मतलब इसमें